गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू गया गाइडेंस प्रोग्राम। मैं आकाश आनंद, गणित शिक्षक प्लस 2 उच्च विद्यालय बोध गया, एक बार फिर आपका गणित के क्रैश कोर्स में स्वागत करता हूं। बच्चों, आज के क्लास में हम लोग गणित विषय में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो कि बीज गणित से है और उसका नाम है द्विघात समीकरण। तो आज के क्लास में हम लोग द्विघात समीकरण पर ब्रीफिंग करेंगे। मैं आपको इस चैप्टर में रिलेटेड जितने भी मुख्य बातें हैं जिसकी सहायता से आप इस चैप्टर के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा कि द्विघात समीकरण जो है वो क्या होता है, इसको सॉल्व करने के लिए कौन कौन सा मेथड्स है और एग्जाम में किन किन मेथड्स के द्वारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए प्रॉब्लम्स पूछे जाते हैं। ये चैप्टर बहुत ज़्यादा स्कोरिंग है इसलिए क्योंकि प्रतिवर्ष बोर्ड परीक्षा में 5 मार्क्स के क्वेश्चन लॉन्ग टाइप में पूछे जाते हैं जो कि वर्ड प्रॉब्लम होता है। इसके साथ साथ आप 2 मार्क्स वाले जो शॉर्ट टाइप आंसर क्वेश्चन है उसमें भी इससे प्रश्न पूछे जाते हैं और ऑब्जेक्टिव तो ढेर सारे पूछे जाते हैं। तो उस हिसाब से ये चैप्टर जो है अगर आप इसको अच्छे से इसका क्लास करेंगे तो आई थिंक आप इसमें मैथ में एक बेटर स्कोरिंग करने में आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो आइए हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण की शुरुआत करते हैं। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले परिभाषा की बात करते हैं। तो आप स्लाइड में देख रहे होंगे द्विघात समीकरण। द्विघात मतलब वैसे समीकरण जिसमें 2 घात होते हैं। 2 घात मतलब किसका 2 घात होता है? तो चरों का 2 घात होता है। यानी द्विघात समीकरण एक सिंगल वेरिएबल या एक मात्र चर वाला समीकरण होता है, लेकिन इसमें चर का जो घातांक होता है वो 2 होता है। यानी हम कह सकते हैं कि द्विघात समीकरण एक चर वाले वैसे समीकरण है जिसमें चर का घातांक 2 होता है। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं यहां पर द्विघात समीकरण को द्विघात नाम से परिभाषित किया जा सकता है। इसका अर्थ है स्क्वायर। एक द्विघात समीकरण में एक चर वर्ग में होता है, यानी चर का घातांक अगर 2 है तो यानी वर्ग में होता है वो, है ना। और द्विघात समीकरण जो होता है उसका एक व्यापक रूप है कि कोई भी समीकरण अगर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के रूप में हो तो उसको हम लोग द्विघात समीकरण बोलते हैं, जहां पर कि a b c जो होता है वो होता है रियल नंबर और a नॉट इक्वल टू 0 होता है। तो चलिए हम लोग व्हाइट बोर्ड से इसकी शुरुआत करते हैं। तो देखिए बच्चों, अभी हम लोग बात कर रहे हैं द्विघात समीकरण की। तो हम लोग यहां कह सकते हैं कि वैसे समीकरण जो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, जहां a b c वास्तविक संख्याएं हैं, वास्तविक संख्याएं हैं तथा a नॉट इक्वल टू 0 हो x में द्विघात समीकरण, चर x में द्विघात समीकरण कहलाते हैं। ठीक है, तो देखिए हमने यहां पर लिखा है कि वैसे समीकरण जो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में हो, जहां a b c वास्तविक संख्याएं हैं तथा a नॉट इक्वल टू 0 हो, चर x में द्विघात समीकरण कहलाता है। तो यहां पर देखिए एक चीज समझना पड़ेगा आपको कि अगर हम ऐसे बोलते हैं कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, जहां की a b c वास्तविक संख्याएं हैं, जिसको शॉर्ट में हम ऐसे लिखते हैं, और a नॉट इक्वल टू 0 लिखते हैं। तो यहां पर देख लीजिए कि x स्क्वायर का जो गुणांक है वो a है, x का गुणांक जो है वो b है और अचर पद इसमें c है। तो a b c जो है वो वास्तविक संख्याएं हैं, लेकिन x स्क्वायर का जो गुणांक a है इसको कभी 0 नहीं होना चाहिए। अगर ये 0 होगा तो क्या होगा? अगर ये 0 हो जाएगा तो ये पूरा टर्म ही गायब हो जाएगा, और जब ये टर्म गायब हो जाएगा तब तो हमारा जो समीकरण होगा वो तो एक घातीय समीकरण हो जाएगा या रैखिक समीकरण हो जाएगा, वो भी एक चर वाला, है ना। तो इसलिए एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है यानी एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है a, इसको कभी 0 नहीं होना चाहिए। b 0 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, c 0 हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन a को कभी 0 नहीं होना चाहिए। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हम लिखते हैं 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो आप देख रहे हैं कि ये एक द्विघात समीकरण है और इसमें आप देख लीजिए a बराबर यहाँ पर 2 है, इसमें a बराबर 2 है, इसमें b बराबर -5 है और c बराबर यहाँ पर 3 है। मान लीजिए कि एक और हम द्विघात समीकरण का एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए 4x स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0 लेते हैं। तो आप देख लीजिए कि इसमें a बराबर 4 है
और c बराबर -1 है और इसमें b है ही नहीं तो b बराबर 0 है ना। तो यहां पर आप देख लीजिए कि इसमें b का वैल्यू 0 है। और मान लीजिए हम यहां पर लिखते हैं 4x² माइनस 5x बराबर 0, तो इसमें देखिए a बराबर 4 है और b बराबर -5 है और c इसमें नहीं है तो c बराबर हम 0 लिख सकते हैं। यानी कहने का मतलब है कि b और c 0 हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। ये भी हो सकता है कि b और c दोनों 0 हो जाए। अगर 4x² बराबर 0 है तो ये भी एक द्विघात समीकरण है। ठीक है, तो इस तरह के बहुत सारे एग्जांपल्स जो हैं द्विघात समीकरण के आप लोगों ने देख लिए हैं। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं द्विघात समीकरण के हल की, है ना। आपको पता है कि प्रत्येक समीकरण का हल होता है और किसी भी समीकरण का हल क्या होता है, चर का वह मान होता है जो उस समीकरण को संतुष्ट करता है। तो यहां पर द्विघात समीकरण के हल की बात करें तो द्विघात समीकरण के हल को समीकरण का मूल भी कहा जा सकता है या समीकरण का शून्यक भी कहा जाता है। तो अब हम लोग जरा बात करते हैं कि द्विघात समीकरण का हल क्या होता है ना। तो देखिए द्विघात समीकरण का हल जो होता है वो चर x का वो मान होता है जो उस समीकरण को संतुष्ट करता हो। जैसे देख लीजिए, मान लेते हैं कि हम यहां पर एक समीकरण लेते हैं x² माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0। यह हमारा एक द्विघात समीकरण है। ठीक है, अगर इस समीकरण में हम x बराबर 1 रख के देखते हैं, हम चेक करके देखते हैं कि x बराबर 1 इसका हल है या नहीं है। तो x बराबर 1 रखते हैं तो आप इसका LHS देखिए क्या होगा, 1 का स्क्वायर माइनस 5 गुने 1 प्लस 6 यानी 1 माइनस 5 प्लस 6 यानी 7 माइनस 5, यहाँ 2 आ रहा है और जो कि नॉट इक्वल टू RHS के हैं, क्योंकि RHS तो हमारा 0 है तो LHS RHS के बराबर नहीं है x बराबर 1 के लिए। तो x बराबर 1 जो है इसका हल नहीं है। लेकिन अगर x बराबर हम 2 रखते हैं और x बराबर 3 रखते हैं तब क्या पाते हैं, अगर x बराबर 2 इसमें रखेंगे तो देखिए क्या होगा, हमारा LHS हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 5 गुने 2 प्लस 6 यानी 4 माइनस 10 प्लस 6 यानी -6 प्लस 6 0 और ये RHS के बराबर आ रहा है। तो हम कहेंगे कि x बराबर 2 जो है इसका हल है, क्योंकि ये समीकरण को संतुष्ट कर रहा है x बराबर 2 का मान। x बराबर 3 रख के देखते हैं तो देखिए क्या होता है, मान लीजिए कि LHS में x बराबर 3 हम रख के देखते हैं तो 3 का स्क्वायर माइनस 5 गुने 3 प्लस 6, तो यहाँ पर 9 माइनस 15 प्लस 6, यहाँ भी -6 और प्लस 6, ये कट करके 0 आ गया और ये RHS के बराबर आ गया। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि x बराबर 1 जो है इस समीकरण को संतुष्ट नहीं कर रहा है, लेकिन x बराबर 2 और x बराबर 3 इस समीकरण को संतुष्ट कर रहा है, यानी x बराबर 2 और x बराबर 3 जो है इस द्विघात समीकरण का हल कहलाएगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि द्विघात समीकरण का हल क्या होगा, द्विघात समीकरण का मूल क्या होगा या द्विघात समीकरण का शून्यक क्या होगा। तो द्विघात समीकरण में चर का वह मान जिसको अगर उस समीकरण में चर के स्थान पर प्रतिस्थापित करते हैं और समीकरण संतुष्ट होता हो तो वो कहलाएगा द्विघात समीकरण का हल, मूल या शून्यक। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि द्विघात समीकरण का हल क्या होता है। तो द्विघात समीकरण का हल क्या होता है, तो हम लोग कह सकते हैं कि चरों का वह वास्तविक मान जिसके लिए समीकरण जो है संतुष्ट होता हो वो द्विघात समीकरण का हल कहलाएगा। जैसे मान लीजिए कि ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, जहां पर कि a b c वास्तविक संख्या है और a नॉट इक्वल टू 0 है। अगर ये मान लीजिए द्विघात समीकरण है, ठीक है, तो x बराबर अल्फा और x बराबर बीटा इसका हल होगा। यदि x बराबर अल्फा और x बराबर बीटा इसके हल हैं तो क्या होगा, तो यहां पर हो जाएगा a अल्फा स्क्वायर प्लस b अल्फा प्लस c बराबर 0 और a बीटा स्क्वायर प्लस b बीटा प्लस c इक्वल टू 0, है ना। यानी अल्फा और बीटा अगर दोनों इस समीकरण को संतुष्ट करते हैं तो x बराबर अल्फा और x बराबर बीटा इसका हल होगा। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि किसी भी द्विघात समीकरण का हल क्या होता है। तो देखिए अब हम लोग बात करते हैं द्विघात समीकरण के हल करने की विधियां। ठीक है, तो हम लोग बात करेंगे कि द्विघात समीकरण को किन किन विधियों से हल किया जाता है। ठीक है, तो यही हम लोग का अभी टॉपिक है कि द्विघात समीकरण का हल हम लोग कैसे निकालेंगे। देखिए अब लोग यहाँ पर बात करते हैं द्विघात समीकरणों के हल की विधियां यानी द्विघात समीकरण का अगर हम सॉल्यूशन निकालते हैं तो कौन कौन सा मेथड्स होगा। तो देखिए एक सबसे पहला मेथड है वो है गुणनखंड विधि। जो गुणनखंड विधि है इसको हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं
फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, एक फैक्टराइजेशन मेथड होता है। दूसरा जो विधि है वो है पूर्ण वर्ग विधि। पूर्ण वर्ग विधि, और पूर्ण वर्ग विधि जो है इसको हम लोग बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर मेथड। परफेक्ट स्क्वायर मेथड। ठीक है, और तीसरा जो विधि है वो है द्विघातीय सूत्र विधि। द्विघातीय सूत्र विधि, जिसको हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड। ठीक है, तो देखिए ये तीन तरीका होता है किसी भी द्विघात समीकरण को हल करने का। पहला आपका गुणनखंड विधि है, दूसरा आपका पूर्ण वर्ग विधि है, और तीसरा आपका द्विघातीय सूत्र विधि है। द्विघातीय सूत्र विधि जो है इसको हम लोग श्रीधराचार्य विधि भी बोलते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं श्रीधराचार्य विधि। अब श्रीधराचार्य विधि क्यों बोलते हैं उसके पीछे भी कारण है। द्विघातीय सूत्र विधि में एक द्विघातीय सूत्र होता है, एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है, और उस फॉर्मूला का उपयोग करके हम लोग किसी द्विघातीय समीकरण का हल निकालते हैं। और चूंकि ये फॉर्मूला जो है एक ग्रेट इंडियन मैथमेटिशियन, एक भारतीय गणितज्ञ थे श्रीधराचार्य, उनके द्वारा यह फॉर्मूला जो है दिया गया था, इसलिए द्विघातीय सूत्र विधि जो है इसको हम लोग श्रीधराचार्य विधि भी कहते हैं। तो देखिए आपको ये तीन तरीका जो है ये जानना चाहिए, लेकिन आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट गुणनखंड विधि है और द्विघातीय सूत्र विधि है। पूर्ण वर्ग विधि भी है, लेकिन वो उतना इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए आपके लिए नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इसको फोकस करूंगा इस पे भी। लेकिन गुणनखंड विधि और द्विघातीय सूत्र विधि और पूर्ण विधि, इन तीनों विधियों से द्विघात समीकरण के हल कैसे निकाले जाते हैं ये हम लोग अभी बात करने वाले हैं। तो देखिए यहां पर आप स्लाइड में देख रहे हैं, देखिए हमारा स्लाइड जो है इसमें कहा जा रहा है गुणनखंड विधि द्वारा एक द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करना। इसमें क्या होता है कि यदि हम एक द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के का गुणनखंड कर लेते हैं तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रैखिक गुणनखंडों को शून्य के बराबर करके द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के मूल ज्ञात किए जा सकते हैं। समझ में आया? अगर नहीं समझ में आया तो चलिए हम लोग फिर से व्हाइट बोर्ड की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि गुणनखंड विधि से हम लोग किसी द्विघात समीकरण को कैसे हल कर सकते हैं, ये हम लोग अभी सीखेंगे। ठीक है, देखिए गुणनखंड विधि जो है इससे हम लोग अभी सॉल्व करना सीखेंगे किसी भी द्विघात समीकरण को। ठीक है, यानी हम लोग पढ़ेंगे अभी गुणनखंड विधि द्वारा द्विघात समीकरण का हल। देखिए द्विघात समीकरण का हल हम लोग पढ़ेंगे गुणनखंड विधि के द्वारा। तो देखिए अगर मान लेते हैं कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, जहां की a b c वास्तविक संख्या है और a नॉट इक्वल टू 0 है, ये मान लीजिए हमारा कोई द्विघात समीकरण है। तो इसको अगर गुणनखंड विधि से हल करना है तो देखिए ये द्विघात समीकरण जो है इसका लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ये एक द्विघातीय बहुपद है। आप देख लीजिए कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c जो है ये एक द्विघातीय बहुपद है, और जब इसको शून्य के बराबर करते हैं तब ये द्विघात समीकरण बनता है। और किसी भी द्विघातीय बहुपद यानी दो घात वाले बहुपद को अगर हम गुणनखंड के रूप में लिखें तो ये दो रेखीय बहुपदों के गुणनखंड के रूप में आएगा, यानी ये दो लीनियर फैक्टर दो रेखीय बहुपदों के गुणनखंड के रूप में लिखा जा सकता है। तो इसको अगर हम लोग इस तरह से फैक्टराइज करें और फैक्टराइज करने पर ये इस रूप में आ जाए, मान लीजिए ये आ जाए px प्लस क्यू इंटू ऐसा मानते हैं px प्लस क्यू इंटू rx प्लस s बराबर 0। मतलब ये जो द्विघातीय बहुपद है हमने इसका गुणनखंड किया और इसका गुणनखंड जो है दो रेखीय बहुपदों के गुणनफल के रूप में आया। ठीक है, यानी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c को हम लोग फैक्टराइज किए और ये वो इस रूप में आया, यानी दो रेखीय गुणनखंडों के रेखीय बहुपदों के गुणनखंड के रूप में आया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, बारी बारी से इसको शून्य के बराबर करेंगे। एक बार px प्लस q बराबर 0 करेंगे, या फिर हम लोग rx प्लस s बराबर 0 करेंगे। तो यहां से आपका px बराबर माइनस क्यू आएगा तो x बराबर माइनस क्यू बाई पी आएगा। एक हल तो यहां से निकल जाएगा और दूसरा हल कहां से निकलेगा, तो यहां से rx बराबर माइनस एस होगा, तो यहां से x बराबर माइनस एस बटा आर हो जाएगा। ठीक है, तो एक हल यहां से निकलेगा। याद रखिएगा कि किसी भी द्विघातीय समीकरण में दो हल होते हैं या दो मूल होते हैं या दो शून्यक होते हैं, इसलिए क्योंकि ये दो घात का समीकरण है ना। किसी भी समीकरण के कितने हल होंगे ये डिपेंड करता है उसके चर में मौजूद जो घातांक है उस पर। ठीक है,
तो देखिए, लेकिन अब ये प्रश्न उठता है हमारे पास कि ठीक है, हम ये जो द्विघातीय बहुपद है इसके उसको हम लोग दो रेखीय बहुपदों के गुणनखंड के रूप में लिखे हैं, लेकिन कैसे लिखेंगे, क्या तरीका होगा? तो यहां पर तरीका होगा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, यानी मध्य पद जो है इसको हम लोग विभक्त करेंगे। देखिए क्या तरीका होता है, इसको भी हम आपको बता देते हैं। देखिए इसको करने का तरीका क्या है कि बीच वाले टर्म को आपको क्या करना है, दो भाग में स्प्लिट करना है। मान लीजिए कि इसको हम दो पार्ट में तोड़े, मान लीजिए आ रहा है ये ax स्क्वायर प्लस, मतलब ये जो है इसको तोड़ रहे हैं तो ये आ रहा है px और प्लस qx और प्लस c बराबर 0, यानी जो bx है इस bx को हम px प्लस qx मान लीजिए कर दिए। तो यहां पर ये जो यानी px और qx को जोड़ने पर bx ही आना चाहिए, लेकिन यहां पर p का जो गुणांक एक, इसमें x का जो गुणांक है p और यहां पर जो x का गुणांक है q, तो ये p और q का जो गुणनफल है वो a और c के गुणनफल के बराबर आना चाहिए। यानी अगर आप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 कोई द्विघातीय समीकरण को हल कर रहे हैं तो इसका जो मध्य पद bx है ना, इसको आप तोड़ रहे हैं दो पार्ट में, तो एक पार्ट इसका px है और दूसरा पार्ट इसका qx है। तो इन दोनों पार्ट्स में, इन दोनों भागों में जो x का गुणांक है p और q, तो p और q का जो गुणनफल है वो a और c के गुणनफल के बराबर आना चाहिए। अगर आप ऐसा कर पाते हैं तभी आप गुणनखंड विधि से हल कर सकते हैं द्विघात समीकरण को। यानी बीच वाले टर्म को जोड़ या घटा के इस तरह से लिखना, जरूरी नहीं कि जोड़ ही के लिखें, घटा के भी लिख सकते हैं। यानी यहां पर क्या है कि प्लस की जगह माइनस भी हो सकता है। यानी आप बीच वाले टर्म को जोड़ या घटा के इस तरीके से लिख दीजिए कि जोड़ने या घटाने पर वो इसी के बराबर है, बीच वाले टर्म के ही बराबर है, लेकिन जो दो पार्ट में आप उसको ब्रेक किए हैं, स्प्लिट किए हैं, उसमें जो x का गुणांक है उसका गुणनफल ये x स्क्वायर के गुणांक a और अचर पद c के गुणनफल के बराबर आना चाहिए, यानी pq बराबर ac के रूप में आना चाहिए। तो चलिए हम लोग कुछ उदाहरण लेते हैं और उस उदाहरण से हम लोग आपको समझाते हैं कि द्विघात समीकरण का हल हम लोग गुणनखंड विधि से कैसे कर सकते हैं। तो चलिए आइए हम लोग कुछ एग्जांपल्स लेते हैं इसमें, ठीक है। देखिए अब यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स हम लोग लेते हैं, द्विघात समीकरण को हम लोग गुणनखंड विधि से हल करते हैं, ठीक है। तो देखिए पहला इक्वेशन हम यहाँ पर ले रहे हैं, जो पहला इक्वेशन हमारा है इसमें है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। इस समीकरण को द्विघात गुणनखंड विधि से, इस द्विघातीय समीकरण को गुणनखंड विधि से हल करना है। तो देखिए यहाँ पर a जो है वो 1 के बराबर है, यहाँ पर a जो है एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है वो 1 के बराबर है। तो चलिए कोई बात नहीं है, यहाँ पर ऐसा लगता है कि हमको यहाँ माइनस 3x जो है इसको जोड़ या घटा के इस तरह से लिखना चाहिए कि इसके दो पार्ट्स का जो प्रोडक्ट है वो माइनस 10 और यहाँ 1 के प्रोडक्ट के बराबर आना चाहिए। तो हमको आसानी से लगता है कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, माइनस 5x और प्लस 2x और माइनस 10 बराबर 0। आप देख लीजिए कि माइनस 5x और प्लस 2x करेंगे तो माइनस 3x हमारा आएगा, और यहाँ माइनस 5 और यहाँ प्लस 2 है, प्रोडक्ट माइनस 10 आ रहा है, यहाँ 1 है और यहाँ माइनस 10 है, यहाँ भी प्रोडक्ट माइनस 10 आ रहा है, यानी हमने ये सही स्प्लिटिंग किया है। अब क्या करेंगे, यहाँ से इन दोनों से हम x को कॉमन लेंगे तो x माइनस 5 हो जाएगा, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे, यहाँ भी x माइनस 5 हो जाएगा, और इन दोनों से x माइनस 5 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर x प्लस 2 आ जाएगा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, लिखेंगे या तो x माइनस 5 बराबर 0 या फिर x प्लस 2 बराबर 0। तो यहां पर देखिए x बराबर 5 आएगा या x बराबर माइनस 2 आएगा। तो x बराबर 5 और x बराबर माइनस 2 जो है ये हमारा अभिष्ट जो है इस समीकरण का हल निकल करके चला आएगा, ठीक है। तो माइनस 2 और 5 इसके दो हल हो गए। याद रखिएगा कि द्विघात समीकरण के जो दो हल होते हैं उसमें एक अल्फा होता है और दूसरा बीटा होता है, ये डिनोट करने का तरीका है, ठीक है। तो देखिए कितनी आसानी से हम लोगों ने द्विघात समीकरण को गुणनखंड विधि से हल कर लिया है ना। कुछ और एग्जांपल देके देखते हैं, है ना, जिससे कि आपको और थोड़ा क्लियर हो जाए। जैसे मान लीजिए एक और क्वेश्चन उठाते हैं हम, ये क्वेश्चन हमारा है 2x स्क्वायर और प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0। इस द्विघात समीकरण को गुणनखंड विधि से हल करना है। तो देखिए हम लोग को क्या करना है कि बीच वाले टर्म को जोड़ना या घटा के इस तरीके से लिखना है कि जोड़ने या घटाने पर वो x के बराबर आए, लेकिन इसके दो पार्ट्स के कोफिशिएंट यानी गुणांकों का जो प्रोडक्ट होगा, गुणनफल होगा, वो 2 और माइनस 6 के गुणनफल के बराबर आना चाहिए। तो हमको लगता है ऐसा कि हम इसको क्यों ना ऐसे लिख दें, 4x माइनस 3x और माइनस 6। देखिए
4x प्लस में है और 3x माइनस में है तो घटेगा तो प्लस x आ ही जाएगा। यहाँ गुणांक है +4, यहाँ गुणांक है -3, गुना करने पर -12 आएगा। यहाँ भी देखिए 2 है, यहाँ -6 है, गुना करने पर -12 आएगा। यानी यही इसका तरीका होगा स्प्लिट करने का। और यहाँ से क्या होगा, यहाँ से अगर 2x को कॉमन लेंगे तो यहाँ x + 2, यहाँ -3 को कॉमन लेंगे x + 2, और इन दोनों से x + 2 को जब कॉमन ले लेंगे तो अंदर में बचेगा 2x - 3 = 0। तो क्या होगा, यहाँ पर होगा या तो x + 2 = 0 या फिर 2x - 3 = 0। और यहाँ से आपका x = -2 और यहाँ पर x बराबर जो है आपका 3/2 आ जाएगा। तो यहाँ हमारा दो हल जो है निकल के आ गया। एक तो हमारा x = -2 आया और दूसरा हमारा x बराबर जो है कितना आ गया, 3/2 आ गया निकल करके। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग हल किए। देखिए इस तरह का प्रॉब्लम जो है आपको बोर्ड परीक्षा में 2 अंक में पूछा जाता है शॉर्ट टाइप क्वेश्चन के रूप में। ठीक है, तो हमको लगता है कि आप लोग इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक आज के सेशन का नोट्स मिलेगा और उसमें इस तरह के बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे, तो आप उसको डाउनलोड करके खुद से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। एक क्वेश्चन है √2x² + 7x + 5√2 = 0। इसको गुणनखंड विधि से हल करना है। तो देखिए बीच वाले टर्म को जोड़ना है या घटाना है, जो लिखना है इस तरीके से कि गुणनफल √2 और 5√2 इन दोनों का अगर गुणनफल निकालेंगे तो 10 आना चाहिए। तो 10 तो आराम से आ जाएगा। इसको 5x + 2x कर देते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, √2x², यहाँ +2x और +5x करते हैं और +5√2 कर देते हैं। देखिए 2x प्लस में है, 5x प्लस में है, जोड़ने पर +7x आएगा। यहाँ 2 इसका कोफिशिएंट है, यहाँ 5 है, दोनों प्लस में है, गुणनफल 10 आएगा। यहाँ भी √2 और 5√2 को गुना करेंगे तो 10 आएगा। ठीक है, अब इन दोनों से क्या होगा, √2x को कॉमन लेते हैं तो x + √2 बचेगा। यहाँ से क्या करते हैं, 5 को कॉमन लेते हैं तो x + √2 बचेगा। और दोनों से फिर x + √2 को कॉमन ले लेंगे तो अंदर में बच जाएगा √2x + 5 = 0। तो यहाँ से क्या होगा, या तो x + √2 = 0 होगा या फिर √2x + 5 = 0 होगा। तो यहाँ से x बराबर आपका -√2 होगा या फिर x बराबर -5/√2 होगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने इस समीकरण को भी हल कर लिया। तो मैंने आपको गुणनखंड विधि से इन प्रश्नों को हल करके बताया है। और भी क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं जिसको आप खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोगों ने बहुत सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लिया है। अब देखिए, अब हम लोग द्विघात समीकरण को हल करने के लिए एक पूर्ण वर्ग विधि है जिसको हम लोग परफेक्ट स्क्वायर मेथड कहते हैं, उससे भी हम लोग द्विघात समीकरणों का हल करना सीखेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करना। एक उपयुक्त अचर को जोड़कर उसे हम x² और x के पदों के साथ मिलाते हैं ताकि एक पूर्ण वर्ग बन जाए और फिर उन्हें x के लिए हल करते हैं। आई थिंक आपको ज्यादा क्लियर नहीं हुआ है, तो चलिए हम लोग फिर से बोर्ड पे आते हैं और मैं आपको बताता हूं कि पूर्ण वर्ग विधि के द्वारा आप कैसे हल कर सकते हैं द्विघात समीकरण को। ठीक है, तो देखिए आप इसको समझिएगा। आई थिंक आप अच्छे से इसको समझ लेंगे तो ये आपको हार्ड भी नहीं लगेगा। ठीक है, तो पूर्ण वर्ग विधि के द्वारा हम लोग द्विघात समीकरणों का हल प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। तो देखिए कैसे करेंगे। देखिए इसमें क्या होगा कि मान लीजिए कि आपका द्विघात समीकरण, यहां पर हम लोग करते हैं पूर्ण वर्ग विधि। पूर्ण वर्ग विधि द्वारा द्विघात समीकरणों के हल। द्विघात समीकरणों के हल। देखिए पूर्ण वर्ग विधि द्वारा हम लोग द्विघात समीकरण का हल निकालने जा रहे हैं। ax² + bx + c = 0, जहां की a b c रियल नंबर होता है और a ≠ 0। यही व्यापक रूप होता है किसी भी द्विघात समीकरण का। लेकिन पता है अगर आप इसको पूर्ण वर्ग विधि से हल करते हैं तो इसके लिए आपको यह इक्वेशन जो है इस फॉर्म में लाना होगा, x + h² = k, है ना। इस रूप में अगर आप लाते हैं, या x - h² = k, जहां पर कि k का वैल्यू जो है क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। अगर इस रूप में आप ले आते हैं समीकरण को तब आप पूर्ण वर्ग विधि द्वारा इसको हल कर सकते हैं। यानी आप देखिए कि यहाँ पर h क्या है, यहाँ पर h और x जो है दोनों क्या है, तो दोनों रियल नंबर हैं। h और k दोनों जो है बिलोंग्स टू रियल नंबर है। इस फॉर्मेट में लाना पड़ेगा आपको इक्वेशन को। यानी पूर्ण वर्ग विधि द्वारा अगर द्विघात समीकरण को हल करना है तो ax² + bx
प्लस सी बराबर 0 जो है, इसको x प्लस एच के होल स्क्वायर इक्वल टू के या x माइनस एच के होल स्क्वायर इक्वल टू के रूप में लाना होगा, जहां k को पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, अगर k नेगेटिव होगा तो हम लोग हल नहीं निकाल पाएंगे, k को पॉजिटिव होना चाहिए यहाँ पे। तो ये फॉर्मेट में कैसे आएगा, क्या तरीका होगा ऐसा करने का, तो ये तरीका जो है हम लोग अभी सीखेंगे। तो देखिए इसमें करना क्या होता है, देखिए हम तरीका बता देते हैं, आप आसानी से उसको कर लेंगे। ठीक है, वो तरीका अगर आप जान जाइएगा तो आप आसानी से हल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखिए सबसे पहले उस फॉर्मेट में आपको लाना है x प्लस एच का होल स्क्वायर इक्वल टू के या x माइनस एच का होल स्क्वायर इक्वल टू के। उसके लिए क्या होगा कि आपको क्या होगा कि एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 बनाना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को क्या बनाना पड़ेगा, 1 बनाना पड़ेगा। अगर 1 रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, वो प्रक्रिया हम लोग नहीं करेंगे, लेकिन अगर 1 नहीं है तो उसको 1 बनाना पड़ेगा। तो अब बताइए कि इसको हम एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को, एक्स स्क्वायर के गुणांक को 1 कैसे कर सकते हैं। अगर हम एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है उससे दोनों पक्षों में भाग दे दे तो हो सकता है, क्योंकि समीकरण के दोनों साइड में आप भाग दीजिएगा तो कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। तो या क्या करेंगे, दोनों तरफ ए से भाग देने पर, देखिए दोनों तरफ ए से भाग देते हैं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा, है ना, ए से डिवाइड होगा तो ए कट के एक्स स्क्वायर, यहाँ बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए। अब बराबर 0 बटा ए तो 0 ही आएगा, तो ये इस रूप में आ गया। अब क्या कर रहे हैं कि यहां चर दिख रहा है, यहां चर दिख रहा है, यहां कोई चर नहीं दिख रहा है। तो दूसरे स्टेप में क्या करिएगा कि जो अचर पद है उसको 0 वाले साइड में भेज दीजिए। इधर प्लस में है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, क्योंकि इसका हमको काम नहीं है। तो आप क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स इक्वल टू माइनस सी बाई ए। अब क्या करिएगा, आप देखिए यहीं पर आपको टेक्निक लगाना है, और टेक्निक क्या लगाना है, अब एक्स का जो गुणांक है वो बी बाई ए है, तो आप क्या करिए कि दोनों पक्षों में एक्स का जो गुणांक है उसके हाफ का स्क्वायर दोनों तरफ जोड़ दीजिए। यहां पर एक्स का गुणांक कितना है, बी बाई ए है, तो बी बाई ए का हाफ कितना होगा, बी बाई 2a होगा, और b बाई 2a जो होगा उसके स्क्वायर को आप दोनों तरफ ऐड कर दीजिए। दोनों तरफ ऐड करिएगा तो कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। तो यही यहां पर टेक्निक लगाना है कि इस स्थिति में जो x का गुणांक आएगा, तो x का जो गुणांक आएगा उसके आधे का वर्ग दोनों तरफ जोड़ दीजिए, x के गुणांक के आधे का वर्ग। तो यहां पर क्या होगा, x का गुणांक है b बाई ए, उसका आधा क्या होगा, b बाई 2a होगा, और उसका वर्ग क्या होगा, तो b बाई 2a का होल स्क्वायर। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ क्या होगा, b बाई 2a का होल स्क्वायर जोड़ने पर, यानी एक तरह से हम दोनों तरफ अचर पद को जोड़ रहे हैं। b बाई 2a क्या है, कोई नंबर आएगा, कोई संख्या आएगी, अचर संख्या आएगी, इसको दोनों तरफ जोड़ेंगे हम लोग। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस b बाई ए एक्स प्लस b बाई 2a का होल स्क्वायर, और इधर भी क्या हो जाएगा, b बाई 2a का होल स्क्वायर, और यहाँ माइनस सी बाई ए। देखिए ये तो सही हो गया। अब क्या होगा, अब जो है इसको देखिए, अब जो है आपको पता है ना कि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है, तो इसको आप लिखते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, या और ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है, तो आप इसको क्या लिखते हैं, इसको आप लिखते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर। ऐसा तो आप जानते ही हैं, यही काम हमको यहाँ पे करना है। तो आपको क्या करना होगा, देखिए इस चीज को हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू बी बाई 2a। देखिए b बाई ए एक्स है, तो हम इसको 2 इंटू एक्स इंटू बी बाई 2a करते हैं। 2 तो कट ही जाएगा, तो फिर तो मेरा b बाई ए इंटू एक्स आ ही जाएगा। तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं ना। और यहाँ क्या है, b बाई 2a का होल स्क्वायर है, इधर आपका हो जाएगा b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर माइनस सी बाई ए। अब देखिए यहाँ से इस चीज को हम क्या लिख सकते हैं, ये ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ गया ना, ये ए स्क्वायर प्लस। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग यहाँ इसको सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए, अब यहाँ पर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसको x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। देखिए तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू बाई, अगर b बाई 2a को बाई माने तो एक्स स्क्वायर एक्स प्लस बाई का होल स्क्वायर होगा ये, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू बी बाई 2a प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर, इसको ऐसे लिख सकते हैं। और इधर क्या हो जाएगा, यहाँ 4a स्क्वायर को एलसीएम ले लेंगे, तो ऊपर में क्या हो जाएगा बी स्क्वायर और माइनस a में 4a स्क्वायर से डिवाइड होगा तो 4a बचेगा, c से मल्टीप्लाई होके 4ac हो जाएगा। तो देखिए अब जो है ये आपका आ गया x प्लस बी बाई 2a का जो होल स्क्वायर है वो। अब देखिए यहाँ पर आप समझिए, ये जो है आपका आ गया ना।
अगर मान लीजिए कि एच बराबर यहाँ पर क्या है, बी बाई टू ए है, एच बराबर आपका क्या है, बी बाई टू ए है, और के बराबर आपका क्या है, बी ए स्क्वायर माइनस 4ac बाई 4a स्क्वायर है। ठीक है, तो आ गया कि नहीं, वो x प्लस एच का होल स्क्वायर बराबर के फॉर्म में, इस फॉर्म में आया या नहीं आया, आ गया ना। तो बस यही काम करना है आपको, और यही टेक्निक अगर आप लगाइएगा तो आपका इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, यही पूर्ण वर्ग विधि है। ठीक है, तो अब हम लोग कुछ एग्जांपल लेते हैं, क्योंकि देखिए हम लोग क्या किया, यहां पर h की जगह पे क्या है, कांस्टेंट है, इसको हम h मानते हैं, b बाई 2a को h मानते हैं, और ये भी एक कांस्टेंट है, इसको हम लोग k मान लेते हैं। तो ये आ गया ना इस फॉर्मेट में, x प्लस एच का होल स्क्वायर इक्वल टू k। अगर यहाँ पर माइनस होता, यहाँ माइनस होता हर जगह, तो x माइनस एच का होल स्क्वायर आता, फिर वो तो डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन कैसा हमारा है। तो चलिए हम लोग कुछ प्रॉब्लम देखते हैं, और प्रॉब्लम से आपको पूर्ण वर्ग विधि के द्वारा हल करना और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखिए जब हम लोग टेक्निक जान जाते हैं तो क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ज्यादा हार्ड हम लोग के लिए नहीं रहता है। तो यही तरीका हम लोग अपनाएंगे और आसानी से हम लोग पूर्ण वर्ग विधि के द्वारा भी समीकरणों को, द्विघात समीकरणों को हल करना मतलब आसान हो जाएगा हम लोगों के लिए। तो चलिए हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स भी देख लेते हैं, है ना, कि द्विघात समीकरण को हम लोग पूर्ण वर्ग विधि के द्वारा कैसे सॉल्व कर सकते हैं। जैसे देखिए हम एक क्वेश्चन यहाँ पर लेते हैं, यहाँ क्वेश्चन आपका है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0। मैंने आपको क्या कहा था कि इसको पूर्ण वर्ग विधि से हल करना है, पूर्ण वर्ग विधि द्वारा हल करें। ठीक है, इसको पूर्ण वर्ग विधि द्वारा हल करना है, परफेक्ट स्क्वायर मेथड द्वारा हल करना। तो मैंने आपको क्या बताया था कि एक्स स्क्वायर के गुणांक को 1 बनाइए, और 1 बनाने के लिए क्या होगा, ये जो इसका गुणांक है इसी से दोनों तरफ भाग दे देते हैं। तो क्या करेंगे, दोनों तरफ 2 से भाग देने पर, अब देखिए दोनों तरफ 2 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 7/2x और प्लस 3/2 बराबर 0। फिर मैंने आपको क्या कहा था कि आचर पद को उस साइड में भेज दीजिए, 0 साइड में, तो भेज देते हैं, एक इसको हम लोग उधर भेज देते हैं। चलिए ये भी काम हमारा हो गया। अब मैंने क्या कहा था कि x का जो गुणांक होगा उसके आधे का वर्ग आप दोनों तरफ जोड़ दीजिए। तो यहाँ पर x का गुणांक क्या है, 7/2 है। अभी प्लस या माइनस पे विचार मत कीजिए, प्लस और माइनस छोड़ दीजिए, सिर्फ देखिए कि x का गुणांक यहाँ पर 7/2 है, तो 7/2 का आधा क्या होता है, 7/4, और 7/4 का वर्ग दोनों तरफ क्या करिएगा, जोड़िएगा। तो क्या करेंगे कि दोनों पक्षों में 7/4 का स्क्वायर जोड़ने पर, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर माइनस 7/2x प्लस 7/4 का स्क्वायर, और इधर भी 7/4 का स्क्वायर और माइनस 3/2। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, अब देखिए ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 7/4। देखिए 7/2 कैसे आएगा, 2 इंटू एक्स इंटू 7/2 करेंगे, 2 से 4 जो है 2 बार में कटेगा तो यही आ जाएगा। अब प्लस यहाँ पर 7/4 का स्क्वायर है, यहाँ आ गया 49/16 माइनस 3/2। और देखिए तो हम इसको क्या कर सकते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर पर लिख सकते हैं, a स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाएगा x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर बराबर, यहाँ 16 को एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 49, और यहाँ 8 बार में कितना हो जाएगा, 2 8 16, तो 8 24 होगा, तो यहाँ आपका 25/16 आ जाएगा। तो देखिए अब हम लोग जो है आ गया इस यहाँ पर x माइनस 7/4 का जो स्क्वायर है वो आ गया 25/16। यानी आप देखिए कि इस फॉर्मेट में आया कि नहीं, x माइनस एच का होल स्क्वायर बराबर k के फॉर्म में आया कि नहीं, और k यहाँ पर ग्रेटर देन 0 भी है, यहाँ पर k ग्रेटर देन 0 भी है। अगर ये नेगेटिव आ जाएगा तो हल निकालना संभव नहीं होगा, वास्तविक हल वहां पर होगा ही नहीं उसका। तो यहाँ पर अब देखिए इस फॉर्मेट में आ गया, तो अब देखिए आसानी से हम लोग हल कर लेंगे। क्या करेंगे, x माइनस 7/4 इक्वल टू, इधर स्क्वायर है तो इधर आके रूट चढ़ेगा, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस 5/4, है ना। और यहां से फिर हम लोग लिखेंगे x बराबर 7/4 और प्लस माइनस 5/4। यहाँ पर x बराबर हो जाएगा, 4 को एलसीएम ले लेंगे, 7 प्लस माइनस हो जाएगा, यानी x बराबर आपका 7 प्लस 5/4 और 7 माइनस 5/4, यानी यहाँ पर 12/4 और यहाँ पर 2/4। तो ये 3 बार में कट जाएगा, ये 2 बार में कट जाएगा, तो 3 और 1/2, 3 और 1/2, ये 2 जो है इसके हल निकल के चले आए। तो इस तरह से हम लोग पूर्ण वर्ग विधि के द्वारा द्विघात समीकरणों का हल निकाल लेते हैं। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आया होगा ये प्रॉब्लम जो मैंने सॉल्व किया है ना। तो आप इसी तरह से और भी क्वेश्चंस इस चैप्टर में दिए गए हैं,
वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो पीडीएफ है उसमें मैंने ऐसे क्वेश्चन का कलेक्शन दिया है, तो इसको आप खुद से भी डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं, है ना। तो हम लोगों ने अभी तक कितने विधि को सीखा? हम लोगों ने अभी तक 2 विधि को सीख लिया है। गुणनखंड विधि द्वारा द्विघात समीकरण को कैसे हल किया जाता है और पूर्ण वर्ग विधि के द्वारा द्विघात समीकरण को कैसे हल किया जाता है। ये 2 मेथड जो है वो आप जान चुके हैं, लेकिन अब तीसरा मेथड जो कि इस चैप्टर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसे इंपॉर्टेंट तो गुणनखंड विधि भी है, लेकिन अब हम लोग द्विघातीय सूत्र विधि की ओर बढ़ रहे हैं, ठीक है। यानी अब हम लोग सीखेंगे कि द्विघातीय सूत्र विधि के द्वारा हम लोग कैसे हल करते हैं। देखिए अब यहाँ पर स्लाइड में हम लोग देखते हैं, अब हमारा जो स्लाइड है इसमें आप देखिए द्विघात सूत्र विधि या श्रीधराचार्य विधि से द्विघात समीकरणों का हल निकालना। तो द्विघात सूत्र हमें किसी भी द्विघात समीकरण को हल करने में मदद करता है। पहले हम समीकरण को एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप में लाते हैं। देखिए बहुत बार ऐसा होता है ना कि जो द्विघात समीकरण है वो अपने व्यापक रूप में नहीं होता है, यानी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप में नहीं होता है। तब क्या करेंगे? तब आप सिंप्लीफिकेशन करेंगे और सिंप्लीफाई करके, सरलीकरण करके उसको इस व्यापक रूप में लाइएगा, और लाने के बाद ये फॉर्मूला है आपका, है ना, द्विघात समीकरण का हल निकालने के लिए ये फॉर्मूला है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। ये फॉर्मूला कहां से आया ये भी हम लोग व्हाइट बोर्ड पर देखते हैं, और हम लोग और भी क्वेश्चन को सॉल्व करके देखेंगे कि द्विघात सूत्र विधि से हम लोग कैसे हम लोग हल कर सकते हैं। तो देखिए यहां पर हम लोग पढ़ रहे हैं द्विघात सूत्र, द्विघात सूत्र, है ना, यानी कि हम लोग पढ़ रहे हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो देखिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो है ये जो है कहां से आया, थोड़ा इस पे भी हम लोग बात करते हैं, ठीक है। तो देखिए ऐसा हम लोग करते हैं कि मान लिया कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, जहां ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर, ए नॉट इक्वल टू 0 एक द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। अब देखिए अब जो है इसको हमको हल करना है, तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 है। देखिए हम लोग वही काम करेंगे, यहां पर हम लोग क्या करेंगे, दोनों पक्षों में ए से भाग देंगे, ए से भाग देने पर देखिए दोनों पक्ष में ए से भाग देंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए, और 0 बाई ए तो 0 ही होगा। इसको फिर क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए इंटू एक्स। काफी कुछ मिलता जुलता है पूर्ण वर्ग विधि से, कांस्टेंट को उस साइड में ले जाएंगे, मैंने आपको कहा था। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ क्या करेंगे, एक्स का जो गुणांक है उसके आधे का वर्ग दोनों तरफ जोड़ेंगे। तो अब हम लोग क्या करते हैं, दोनों तरफ बी बाई 2a का होल स्क्वायर जोड़ने पर, तो इसको जोड़ देते हैं, तो क्या हो जाएगा यहां से एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए इंटू एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर बराबर बी बाई 2a का होल स्क्वायर माइनस सी बाई ए। और फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू बी बाई 2a और प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर, और यहाँ आ जाएगा बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर माइनस सी बाई ए। अब देखिए क्या होगा यहाँ से, अब यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर का फॉर्म में है, तो एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर इसको लिख सकते हैं, और इधर आपका क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर हमारा एलसीएम हो जाएगा, तो ऊपर में हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। और यहाँ से देख लीजिए कि x प्लस बी बाई जो 2a है ये बराबर हो जाएगा क्या, रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 4a स्क्वायर। और यहाँ पर क्या होगा, रूट के पहले प्लस माइनस लग जाएगा, तो यहाँ पर x प्लस बी बाई 2a जो है वो बराबर होगा प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, और 4a स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकल जाएगा 2a, तो यहाँ से x बराबर आ जाएगा माइनस बी बाई 2a और प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। और देखिए हमारा यहाँ से x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, ये देखिए निकल के आ गया। यही हमारा जो है, यही जो है हमारा द्विघातीय सूत्र है, और इसी सूत्र का इस्तेमाल करके हम द्विघात समीकरणों का हल निकालते हैं, ठीक है। और ये सूत्र जो है सबसे पहले द ग्रेट इंडियन मैथमेटिशियन श्रीधराचार्य के द्वारा ड्राइव किया गया था। इसीलिए अगर इस विधि का उपयोग करके हम द्विघात समीकरणों का हल निकालते हैं तो ये श्रीधराचार्य विधि भी कहलाता है, ठीक है। तो एकदम याद रखिएगा ये सूत्र है, यही द्विघातीय सूत्र है, यही द्विघातीय सूत्र है, ठीक है।
और इसी सूत्र का इस्तेमाल करके हम लोग द्विघात समीकरण का हल निकालते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ तक आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अब हम इसमें आगे की थोड़ा बात करते हैं। तो देखिए आगे हम लोग इसमें देखते हैं द्विघात समीकरण तो हम लोग सॉल्व करने के लिए ये द्विघातीय सूत्र विधि पढ़ रहे हैं। तो द्विघातीय सूत्र क्या होता है ये मैंने आपको डिराइव करके बता दिया है ना। तो अब हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हम लोग इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं। देखिए एक बात मैं यहाँ पर आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि किसी भी द्विघात समीकरण का जो हल है, जो मूल है या जो शून्यक है वो वास्तविक कब होगा, यानी वो वास्तविक संख्या रियल नंबर कब आएगा, उसके लिए कुछ कंडीशन है। देखिए अगर मान लीजिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, जहां ए बी सी रियल नंबर है और ए नॉट इक्वल टू 0 है। तो इसलिए x बराबर हम लोग क्या लिखते हैं, अभी मैंने आपको ड्राइव किया माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, है ना। यही तो द्विघातीय सूत्र होता है। और यहां से हम आपको एक बात बताना चाहेंगे कि द्विघात समीकरण में यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 4ac जो होता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं विवेचक, इसको हम लोग विवेचक बोलते हैं और इसको अंग्रेजी में डिस्क्रिमिनांट बोला जाता है, डिस्क्रिमिनांट, और इसको डिस्क्रिमिनांट और इसको डी से डिनोट करते हैं। समझ रहे बात को, यानी हमारा जो एक्स है वो हो जाएगा माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बाई 2a। ठीक है, तो यहां पर वास्तविक हल कब होगा, वास्तविक हल तभी होगा जब डी का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो। तो यहां पर समीकरण का हल जो है, समीकरण के हल वास्तविक होंगे यदि d ग्रेटर देन 0। देखिए d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो, यानी विवेचक या तो शून्य से बड़ा हो या कम से कम शून्य के बराबर हो, तभी वास्तविक हल होगा। अगर इस रूट के अंदर का क्वांटिटी नेगेटिव हो जाए, आप याद रखिए अगर नेगेटिव नंबर के ऊपर रूट है तो वो रियल नंबर नहीं होता है, वो इमेजिनरी नंबर होता है। और इमेजिनरी नंबर के बारे में क्लास 10th में पढ़ना नहीं है आप लोगों को, है ना, वो 11 क्लास में आप लोग पढ़ेंगे। तो यहां पर मूल वास्तविक होने के लिए क्या जरूरी है, समीकरण के हल वास्तविक होंगे यदि d ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 हो, या फिर हम कह सकते हैं या बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है इसका वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, यानी हमेशा आप चेक कर लीजिएगा कि द्विघात समीकरण का मूल जो है वो वास्तविक मूल एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। अगर d का वैल्यू निकाल कर देखेंगे, अगर वो ग्रेटर देन 0 आ रहा है या इक्वल टू 0 आ रहा है, तभी उसका हल निकालना संभव होगा, वास्तविक हल। यहां पर याद रखिएगा, ये बात एकदम याद रखना है आपको। दूसरा बात ये याद रखना है कि समीकरण के कोई वास्तविक हल संभव नहीं होंगे यदि d लेस देन 0, अगर विवेचक जो है नेगेटिव हो जाए, यानी या मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर ये नेगेटिव आ जाए, देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर नेगेटिव आ जाए, यानी इस क्वांटिटी को आप जो देख रहे हैं रूट के अंदर जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है, इसको हर हाल में पॉजिटिव होना चाहिए, या तो पॉजिटिव होना चाहिए या उसको 0 होना चाहिए, यानी इसको हमेशा कोई मतलब नॉन नेगेटिव नंबर होना चाहिए, है ना। अगर वो नेगेटिव हो जाएगा तो उस स्थिति में द्विघात समीकरण का वास्तविक हल निकालना संभव नहीं होगा। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। ऐसे मैंने अभी आपको कहा था ना कि पूर्ण वर्ग विधि में कोई भी समीकरण x प्लस एच का होल स्क्वायर बराबर k होगा तो k को धनात्मक होना चाहिए। क्यों हमने ऐसा कहा था, इसलिए कहा था कि यहाँ पर x प्लस एच का वैल्यू जो है अगर रूट अंडर k है तो k को हमेशा क्या होना चाहिए, इसको पॉजिटिव होना चाहिए। अगर ये नेगेटिव हो जाएगा तो फिर वो वास्तविक संख्या रहेगा नहीं, वो काल्पनिक संख्या हो जाएगा, इमेजिनरी नंबर हो जाएगा। इसलिए मैंने बोला था कि k को हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए यहाँ पर इस केस में। तो यानी आप याद रखिएगा कि किसी भी द्विघात समीकरण के मूल जो है वो वास्तविक तभी होंगे जब उसका विवेचक जो है वो या तो शून्य हो या शून्य से बड़ा हो। अगर शून्य से छोटा होगा तो वास्तविक हल नहीं होगा। इसमें भी आपको याद रखना है दो चीज। क्या क्या चीज याद रखना है इसमें बता देते हैं आपको। अगर यहाँ पर d इक्वल टू 0 आएगा तो मूल वास्तविक और समान होंगे, वास्तविक और समान होंगे। देखिए हम ये कह रहे हैं, आपको पता है ना कि किसी भी द्विघात समीकरण में दो हल होता है, तो दोनों हल समान कब होगा, जब d बराबर 0 हो, यानी वास्तविक हल होगा और समान हल होगा, यानी दोनों जो वैल्यू निकल के आएगा सॉल्यूशन वो दोनों सॉल्यूशन सेम आएगा यदि d बराबर 0 हो।
और अगर डी ग्रेटर देन 0 हो तो मूल, वास्तविक और असमान होंगे। देखिए कभी कभी ऐसा होता है ना कि दोनों रूट जो है, दोनों सॉल्यूशन जो है सेम आ जाए, तो कब आएगा? जब डी बराबर 0 के हो, और अगर डी ग्रेटर देन 0 है तो दोनों जो उसका सॉल्यूशन होगा वो डिफरेंट होगा। लेकिन अगर डी लेस देन 0 है तब तो कोई सॉल्यूशन ही नहीं निकलेगा, है ना। डी लेस देन 0 में हो तो कोई हल नहीं होगा, कोई वास्तविक हल नहीं होगा, ठीक है। हल तो होगा, काल्पनिक हल होगा, लेकिन काल्पनिक हल के बारे में आपको पढ़ना नहीं है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग उस पर बात नहीं करने वाले हैं, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब एक चीज और अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर दो हल जो आप निकालते हैं तो दो हल यहां से क्या निकलेगा? एक बार आएगा -b प्लस √d/2a और एक आएगा -b माइनस √d/2a। यानी ये जो रूट है इसको हम लोग अल्फा मानेंगे, ये जो रूट है इसको हम लोग बीटा मानेंगे, ठीक है। तो आई थिंक ये थ्योरी जो है आपको समझ में आया है। अब हम लोग द्विघातीय सूत्र विधि से कुछ प्रॉब्लम जो है सॉल्व करने वाले हैं, है ना। तो इस पर भी हम लोग अब थोड़ा सा बात करते हैं कि द्विघातीय सूत्र विधि का इस्तेमाल करके हम लोग कैसे द्विघात समीकरणों के हल निकालते हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स के द्वारा ये भी सीख लेते हैं, है ना, कि किसी भी द्विघात समीकरण को अगर द्विघातीय सूत्र का इस्तेमाल करके हल करना हो तो क्या तरीका होगा उसका, ये हम लोग अभी जानने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसकी फिर देखते हैं, शुरुआत करते हैं। जैसे यहां पर हम लोग देखते हैं द्विघातीय सूत्र द्वारा हल करें। जैसे देखिए द्विघातीय सूत्र द्वारा हल करना है, ये क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स में पूछा जाएगा बोर्ड के एग्जाम में अगर आएगा तो। जब द्विघातीय सूत्र विधि से करना रहे तो द्विघातीय सूत्र विधि को लगाइएगा। अगर क्या दे क्वेश्चन में कि गुणनखंड विधि से बनाइए तो आप गुणनखंड से बनाइएगा, ठीक है ना। पूर्ण वर्ग विधि से ज्यादा नहीं ही आता है क्वेश्चन, लेकिन परीक्षा में आ भी सकता है, तो उसको भी हम लोग जानकारी रखेंगे। अब देखिए द्विघातीय सूत्र विधि से इसको हल करना है, 2x² माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0। इसको हमको हल करना है द्विघातीय सूत्र विधि से। तो अब क्या करेंगे, पहले हम इसका विवेचक निकाल के देखेंगे कि इसका वास्तविक हल जो है संभव भी है या नहीं है। नहीं तो कई बार ऐसा होता है कि वास्तविक हल जो है वो निकालना ही संभव नहीं होता है, और हम लोग तो फिर हल करके क्या करेंगे उसको। तो ठीक है, तो हम लोग यहाँ करते हैं। देखिए यहाँ पर समीकरण ये है, तो यहाँ पर आप देखिए कि a बराबर कितना है, 2 है, b बराबर कितना है, -7 है, c बराबर कितना है, 3 है। इसलिए विवेचक निकालते हैं, तो विवेचक d जो है वो बराबर होता है b² - 4ac के, और ये बराबर हो जाएगा कितना, तो -7 का स्क्वायर -4 × 2 × 3, तो ये आ जाएगा 49 और -24 यानी 25 आ गया, जो कि ग्रेटर देन 0 है। तो लिखेंगे चूंकि d ग्रेटर देन 0 है, अतः समीकरण के हल वास्तविक और असमान होंगे, देखिए आपको यहाँ पे आ रहा है ना, ये d का वैल्यू जो है ग्रेटर देन 0 आ रहा है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि विवेचक d अगर ग्रेटर देन 0 आएगा तो जो मूल होगा वो वास्तविक और असमान होगा। इसलिए x बराबर आपका होगा -b प्लस माइनस √b² -4ac/2a, या आप उसको क्या इतना लिखने के लिए कहा जाइएगा, आप सीधा लिखिएगा -b प्लस माइनस √d/2a। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आपका आएगा -7 और प्लस माइनस √ ये आपका आ जाएगा 25 और a बराबर 2 × 2, तो यहाँ पर आ जाएगा 7 और प्लस माइनस 5/4, 7 प्लस माइनस 5/4, तो यहाँ पर 7 प्लस 5/4 और 7 माइनस 5/4, यानी यहाँ से 12/4 और यहाँ से 2/4, ये 3 बार में कट गया और ये 2 बार में कट गया, तो एक सोल्यूशन 3 आया, एक 1/2 आया। तो 3 और 1/2 ये 2 सोल्यूशन हमारा निकल के आ गया। ये हम लोग द्विघातीय सूत्र विधि से इसको सॉल्व कर लिए हैं, है ना। बहुत बार ऐसा भी होता है कि समीकरण का हल निकालना संभव नहीं होता है, तो इस तरह के और भी क्वेश्चंस दिए गए हैं जिसकी सहायता से आप लोग द्विघातीय समीकरण को हल कर सकते हैं द्विघातीय सूत्र विधि का उपयोग करके, ठीक है। चलिए अब हम लोग आते हैं, देखिए हम लोग लॉन्ग पार्ट में आ रहे हैं। अब क्या है, यहां पर है द्विघातीय समीकरण में शब्द समस्याएं, वर्ड प्रॉब्लम इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी अब क्या होगा
कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि अगर 2 नंबर के सवाल हो तो आपको क्या होगा कि एक पैराग्राफ के रूप में क्वेश्चन होगा और उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में बना के छोड़ देना होगा, मतलब सॉल्व नहीं करना होगा। जैसे यहां पर क्वेश्चन है कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए, जिसमें कहता है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है और क्षेत्र की लंबाई मीटर में चौड़ाई के दुगने से 1 अधिक है, तो हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो यहां पर क्या हुआ कि हम लोगों ने सिर्फ इक्वेशन सेट करके छोड़ दिया है, क्योंकि हम लोग को यहां सॉल्व करने के लिए कहा ही नहीं जा रहा है, तो हमने इक्वेशन सेट करके सिर्फ छोड़ दिया। अगर सॉल्व करने के लिए कहा जाता तो करते। यहां पर भी देखिए 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांक ज्ञात करना है, तो हम लोग फिर जो है यहां पर सिर्फ इक्वेशन सेट करके छोड़ दिए। तो अगर कभी कभी ऐसा होता है कि इक्वेशन सेट करके छोड़ देना है, द्विघात समीकरण को सेट करके छोड़ देना है, सॉल्व नहीं करना है, लेकिन ऐसा कब होगा? जब 2 नंबर का क्वेश्चन होगा। लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें द्विघात समीकरण का हल निकालना होगा, शब्द समस्याओं का हल निकालना होगा, तो पहला काम तो आपका इक्वेशन सेट करना है। तो चलिए हम लोग कुछ प्रॉब्लम को इसमें देखते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग कुछ प्रॉब्लम देखते हैं। जैसे मान लीजिए हम इसी प्रॉब्लम को देख लेते हैं। देखिए हमारा एक क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि रोहन की मां उससे 26 वर्ष बड़ी है। क्वेश्चन यहां पर है कि रोहन की मां उससे 26 वर्ष बड़ी है, उसकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो देखिए हम लोग इसको अब जो है वर्ड प्रॉब्लम की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं और हम लोग इसको सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है। सॉल्व करके जब देखेंगे तो हम लोग सॉल्यूशन इसका निकाल पाएंगे, क्योंकि जो वर्ड प्रॉब्लम होता है वो आपके बोर्ड परीक्षा में 5 अंक में पूछा जाता है, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन के रूप में पूछा जाता है। और अगर आप सही तरीके से क्वेश्चन को पढ़ के समझकर इक्वेशन सेट कर लेंगे तो आप आसानी से प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। तो हम ऐसे मान लेते हैं, मान लिया कि रोहन की वर्तमान उम्र, की वर्तमान उम्र बराबर मान लेते हैं x वर्ष। रोहन का वर्तमान उम्र x वर्ष है, इसलिए रोहन के मां की वर्तमान उम्र, तो रोहन के मां की वर्तमान उम्र क्या होगी? उससे 26 साल बड़ी है, तो x + 26 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन से कहता है कि अब से 3 वर्ष के पश्चात, यानी वर्तमान उम्र से 3 साल के बाद कहता है कि रोहन की उम्र उसकी मां की उम्र का जो गुणनफल है वो कहता है कि 360 हो जाएगा। तो प्रश्न से क्या कहता है, देखिए 3 साल के बाद, तो 3 साल जोड़ देंगे रोहन के वर्तमान उम्र में और उसकी मां की उम्र में भी 3 साल जुटेगा, तो इन दोनों के उम्र का गुणनफल फिर कितना आता है? 360। ये क्वेश्चन में कह रहा है। तो यहां से क्या होगा? x + 3 × x + 29 = 360 हो गया। अब इसको तोड़ देते हैं, सॉल्व करते हैं, क्योंकि ये हमारा समीकरण जो है व्यापक रूप में नहीं है, तो व्यापक रूप में लाना पड़ेगा। तो क्या करेंगे? x में x से गुना होगा x², x में 29 से होगा तो 29x, और 3 से होगा तो 3x, और यहाँ 29 में 3 से होगा 87 = 360 हो जाएगा। यहाँ देख लीजिए x² प्लस ये 32x प्लस 87 माइनस 360 करेंगे। अब देखिए ये x² प्लस 32x, अब 360 में से क्या होगा? 87 में से 360 चला जाएगा तो क्या बचेगा? माइनस बचेगा कितना? माइनस 273 बच जाएगा, ठीक है। अब जो है इसको हम लोग सॉल्व कर लें, सॉल्व करने के बाद जो है हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग जो है इसमें हमको सॉल्व नहीं करना है, हमको सिर्फ इक्वेशन को सेट करके छोड़ देना था, है ना। रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है, तो यहाँ से हम लोग इसको ज्ञात भी कर ले सकते हैं, ठीक है। ज्ञात करने का जो तरीका है वो तो मैंने आपको बताया ही है। अगर आप इसको सॉल्व करना चाहें तो द्विघातीय समीकरण से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, है ना, तो वो भी लगा करके आप इसको सॉल्व कर ले सकते हैं, ठीक है। चलिए अब जो है अब इसको सॉल्व कर लेंगे खुद से। अब जो है हम आगे इसमें बढ़ते हैं, अब कुछ अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। द्विघात समीकरण सेट हो गया है तो आप उसको गुणनखंड विधि से हल कर लीजिए और आप उसको द्विघात सूत्र विधि से हल कर लीजिए। पूर्ण वर्ग विधि से कभी मत करिएगा, क्योंकि वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो कोशिश करना चाहिए गुणनखंड विधि से सॉल्व करने का। चलिए अब जो है हम एक अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या है, सुन लीजिए। ये अगला क्वेश्चन जो है स्लाइड में आप देख रहे हैं,
ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 और गुणनफल 182 हो। यानी हमको दो संख्याएं निकालनी है, उन दोनों संख्याओं का योगफल दिया हुआ है 27 और गुणनफल दिया हुआ है 182। तो हम लोग आसानी से इसको बना सकते हैं। देखिए मान लेते हैं कि पहली संख्या x है, ऐसे करते हैं, मान लिया कि पहली संख्या बराबर x, पहली संख्या हमारा x है। तो चूंकि दोनों संख्याओं का योगफल 27 दिया हुआ है तो यहां पर लिखेंगे, इसलिए दूसरी संख्या क्या होगा, दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा 27 माइनस एक्स। 27 माइनस एक्स क्यों लिखेंगे, क्योंकि दोनों संख्याओं का योगफल 27 है। तो अगर पहला को x मानेंगे तो निश्चित रूप से दूसरा जो है 27 माइनस एक्स हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न से क्या कहता है कि दोनों का गुणनफल यानी x इंटू 27 माइनस एक्स जो है, इन दोनों का गुणनफल जो है 182 है। यानी यहां से आपका 27x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 182। सबको अगर उस साइड में ले जाएंगे इस साइड में तो एक्स स्क्वायर माइनस से प्लस में हो जाएगा और ये प्लस से माइनस हो जाएगा और प्लस 182 इक्वल टू 0। अब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करते हैं तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में मान लीजिए इसको करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 14x प्लस 182 बराबर 0। देखिए माइनस 13x और माइनस 14x जो है जुट के माइनस 27x आएगा और 13 और 14 में गुना करेंगे तो 182 आएगा, माइनस माइनस प्लस, यहाँ भी 182 है, यहाँ 1 है, यहाँ भी 182 आ रहा है तो सही है। अब जो है यहाँ से x कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ x माइनस 13 हो जाएगा, यहाँ माइनस 14 कॉमन लेंगे तो यहाँ भी x माइनस 13 हो जाएगा और यहाँ से x माइनस 13 इंटू एक्स माइनस 14 बराबर 0 होगा। तो क्या होगा, या तो x माइनस 13 बराबर 0 या फिर x माइनस 14 बराबर 0। तो यहाँ से x बराबर 13 आएगा या x बराबर 14 आएगा। तो अगर मान लीजिए अगर यदि पहली संख्या जो है, अगर पहली संख्या बराबर x बराबर 13 लेते हैं तो दूसरी संख्या कितनी होगी, दूसरी संख्या हो जाएगी 27 माइनस एक्स यानी 27 माइनस 13 यानी 14 आ जाएगा, है ना। और यदि अगर हम लोग पहली संख्या बराबर x बराबर अगर हम 14 ले लेते हैं तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या 27 माइनस एक्स, 27 माइनस 14 यानी 13 आ जाएगा। तो संख्याएं क्या हो गया, संख्याएं हो गया 13 और 14। ये हमारा आंसर निकल के चला है। तो ये बहुत इजली है, 5 अंक के प्रॉब्लम जो है इस तरह के पूछे जाते हैं तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं आई थिंक। देखिए एक और प्रॉब्लम भी हम लोग देखते हैं स्लाइड में, देखिए अगला क्वेश्चन जो है उसको भी देख लेते हैं। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। ठीक है, तो देखिए यहां पर है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक है। देखिए क्वेश्चन तो डिफरेंट टाइप्स का हो सकता है। देखिए गया गाइडेंस प्रोग्राम के द्वारा आप लोगों के लिए ई मैगजीन भी है, उसका विमोचन किया जा चुका है और आप मतलब YouTube चैनल के जो प्लेलिस्ट में जब जाएंगे तो ई मैगजीन का उसमें आपको प्लेलिस्ट में दिखेगा, तो उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप वहां से ई मैगजीन का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। वो सभी विषयों में आप लोग के लिए उपलब्ध है और उसमें गणित के सभी विषयों के जो संभावित प्रश्न हैं वो दिए गए हैं, आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और वैसे इस PDF में भी बहुत सारे क्वेश्चंस का कलेक्शन दिया गया है आप लोग के लिए, तो आप उसको मतलब डाउनलोड करके उसका लाभ उठा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि दो धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। तो मान लेते हैं, मान लिया कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x तथा x प्लस 1 है। तो प्रश्न से आप देखिए क्या है, दोनों का गुणनफल प्रश्न से क्या कहा जा रहा है, x इंटू एक्स प्लस 1 जो है वो 365 है। यहां से आप देख लीजिए कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बराबर 365 आ जाएगा। यहां से एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 365 बराबर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, है ना। अब जो है इसको सॉल्व कर सकते हैं आप लोग, है ना। क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एक्स स्क्वायर, यहाँ पे इसको हम लोग सॉल्व कर लें, ठीक है। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करिएगा तो क्या आ जाएगा, ध्यान दीजिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 365 जो है वो बराबर 0 है। और इसको हम लोग आगे भी सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं थोड़ा देख लीजिए। यहाँ से इसको सॉल्व, यहाँ पर आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं। यहाँ क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि उनके वर्गों का योगफल दिया हुआ है ना। देखिए एक गलती यहाँ पर क्या हुआ, वर्गों का योगफल है, ठीक है। तो वर्गों का योगफल करेंगे
तो वर्गों का योगफल करेंगे तो क्या हो जाएगा। क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा था कि दो धनात्मक पूर्णांकों के वर्गों का योगफल 365 है, तो हमने क्या कर दिया था अभी, उसका गुणनफल कर दिया था 365, वैसा नहीं है। तो अब क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बराबर 365। देखिए मैथ में यही चीज होता है परीक्षा में कि थोड़ा सा अगर माइंड आपका इधर से उधर हुआ गलती हो जाएगा। इस चीज से हम लोग को बचना है, बहुत ध्यान से सॉल्व करना है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 365 बराबर 0। तो यहाँ से आपका 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 364 बराबर 0 हो गया। यहाँ से 2 को कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 बराबर 0, और यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 बराबर 0 है। अब इसको हम लोग मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 बराबर 0। यहाँ से x कॉमन लेंगे तो x प्लस 14, यहाँ माइनस 13 कॉमन लेंगे, x प्लस 14 बराबर 0। तो यहाँ से x प्लस 14 इंटू एक्स माइनस 13 बराबर 0। तो देखिए यहाँ पर x बराबर माइनस 14 आएगा, है ना, x बराबर माइनस 14 या x बराबर 13 होगा। लेकिन x धनात्मक पूर्णांक है, लिखेंगे किंतु x बराबर माइनस 14 संभव नहीं है, क्योंकि x धनात्मक पूर्णांक है, x धनात्मक पूर्णांक है ना, इसलिए x बराबर क्या होगा 13। इसलिए क्रमागत पूर्णांक जो होंगे वो क्या क्या होंगे, वो होंगे x और x प्लस 1 यानी 13 और 14 होगा। तो यही हमारा 13 और 14 जो है दो क्रमागत पूर्णांक है और इनके वर्गों का योगफल 365 होता है। तो आई थिंक आज का जो सेशन था उसमें मैंने आपको द्विघात समीकरण के सभी जो मूल बातें हैं उसको मैंने बतला दिया है, और आप जो है खुद से प्रैक्टिस करके अच्छे से अच्छा अंक जो है इस चैप्टर में स्कोर करेंगे, ऐसा मुझे उम्मीद है। धन्यवाद।